प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के इंग्लिश के चैप्टर मॉडल्स के साथ करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही हम हिंदी के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम गणित के अध्याय सांतत्य तथा अवकलनीयता को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। और अंत में कक्षा 12 में ही हम फिजिक्स के चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र को पढ़ेंगे और साथ साथ इन पर आधारित हम प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज इस स्मार्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे ग्रामर के टॉपिक मॉडल्स की। और दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने जाना था कि मॉडल्स होते क्या है। तो दोस्तों, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये वर्ब के साथ लग के हमें बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जो कि वर्ब नहीं कर पाते। उसके बाद हमने मॉडल्स के कुछ रूल्स के बारे में बात की और एट द एंड हमने बात करी थी कि किस तरह से हम लोग विल, शुड, वुड, ये जो वर्ड है इनका किस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें है यूज ऑफ मॉडल्स, यानी कि जिस तरह से पिछली वीडियो में हम लोगों ने विल, शुड, वुड इनका यूज पढ़ा था, आज ऐसे ही कुछ और मॉडल्स के यूज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं शुड के यूज पर। तो शुड कहाँ पर यूज होता है? टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि जब हमें कोई ड्यूटी एक्सप्रेस करनी हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन, तो हम वहां पर यूज करते हैं हमारा मॉडल शुड। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल है शुड का, यू शुड हेल्प द नीडी, यानी कि हमें गरीब, पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक तरह से एक ड्यूटी बता रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें गरीब लोगों की, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और इसीलिए हमने हेल्प से पहले यहाँ पर लगा दिया है शुड, यू शुड, कि आपको ये करना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है शी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन हमने नॉट हैव टोल्ड से पहले लगा दिया है शुड। ये तो बात हुई कि जब हमें कोई ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन
mother at this time, यानी कि उसे अपनी माँ के साथ होना चाहिए इस वक्त। यहाँ पर अगेन हमने बी से पहले लगा दिया should, क्योंकि यहाँ पर हम एक नेसेसिटी की बात कर रहे हैं कि ये काम होना ही होना चाहिए, और इसीलिए हमारा सेंटेंस हुआ she should be with her mother at this time। दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं should। should के बाद अब बात करते हैं यूज ऑफ can की, कि can हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो दोस्तों, can हमारा यूज होता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, टेम्पररी और परमानेंट। यानी कि दोस्तों, जब भी हमें कोई एबिलिटी, कैपेसिटी, टेम्पररी, परमानेंट ये सारी चीजें एक्सप्रेस करनी हो, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं हमारा कैन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है आई कैन सॉल्व दिस सम। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में एक एबिलिटी की बात हो रही है कि मैं ये क्वेश्चन, ये सम सॉल्व कर सकता हूँ, और इसीलिए हम लोगों ने सॉल्व से पहले लगा दिया कैन। दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है आई कैन स्विम अक्रॉस दिस चैनल। मैं ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पर अगेन एबिलिटी की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने स्विम से पहले लगा दिया कैन, कि मैं कर सकता हूँ। ये तो एक जगह हुई जहाँ पर हम लोग कैन यूज कर सकते हैं। और देखते हैं कहाँ पर हमारा कैन यूज होता है। कैन यूज होता है टू ग्रांट और सीक परमिशन। दोस्तों, ग्रांट का क्या मतलब होता है? टू गिव और अलाउ समवन, यानी कि जब हम लोग किसी से परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं। चलिए दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए इस पॉइंट को, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है यू कैन गो नाउ, कैन आई गो होम नाउ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों ही सेंटेंसेस में, जो हमारा पहला सेंटेंस है यू कैन गो नाउ, यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम जा सकते हो। वही दूसरे सेंटेंस में कैन आई गो होम नाउ, यहाँ पर हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, और इसीलिए इन दोनों ही सेंटेंसेस में गो से पहले लग गया हमारा कैन। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन सबमिट द रिटर्न्स नेक्स्ट वीक। अगेन हम यहाँ पर किसी को कोई परमिशन दे रहे हैं कि वो काम वो नेक्स्ट वीक कर सकता है, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया कैन। दोस्तों, ये तो बात हुई कि जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं तब कैन करते हैं। आगे देखते हैं और कहाँ पर हम लोग कैन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैन हमारा यूज होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी कि जब हमें कोई पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना होता है, उसकी जगह पर भी हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं कैन। चलिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे। यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि उसे कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए हम लोगों ने हैपन से पहले यहाँ पर यूज किया कैन। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनीवन कैन कमिट मिस्टेक्स, यानी कि कोई भी गलती कर सकता है, और इसी वजह से हम लोगों ने कमिट से पहले यहाँ पर यूज किया कैन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन दोनों ही एग्जाम्पल में हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर हमारा यूज हुआ कैन। कैन के बाद अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की, जो कि है कुड। देखते हैं कुड कहाँ पर यूज होता है। कुड को सबसे पहले यूज किया जाता है एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है आई आस्क्ड हर इफ शी कुड स्पेयर हर पेन। मैंने उससे पूछा। यहाँ पर हम लोग पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कुड यूज किया।
जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा हमने कैन में पढ़ा था कि अगर हम कभी किसी को परमिशन देते हैं या किसी से लेते हैं तो हम वहाँ पर कैन यूज करते हैं। लेकिन अगर पास्ट टेंस की बात हम लोग बात पास्ट टेंस में कर रहे हो तो वहाँ पर हमारा यूज होगा कुड। देखते हैं आगे और कुड कहाँ पर यूज होता है। कुड हमारा यूज होता है जब हम लोग बात करते हैं टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन। यहाँ पर हम लोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या यूज किया? हमने यहाँ पर यूज किया कुड। तो दोस्तों याद रखिएगा कुड हमारा यूज होता है एज पास्ट टेंस ऑफ कैन, और वही दूसरी तरफ हम लोग कुड यूज करते हैं जब हम लोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। कुड के बाद दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की, जो कि है मे। देखते हैं हम लोग मे कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। दोस्तों मे हमारा यूज होता है टू एक्सप्रेस possibility, a wish, a purpose। इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। हमारा एग्जाम्पल है She may get pass marks, may God save the king। दोस्तों ये जो दो हमारे सेंटेंस है इसमें She may get pass marks, ये जो सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस में हम लोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कि शायद उसे पास मार्क्स मिल जाए। She may get। वही जो ये दूसरा सेंटेंस है May God save the king, यहाँ पर हम लोग विश कर रहे हैं भगवान राजा को बचा ले। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है We eat so that we may live। यहाँ पर दोस्तों हम लोग पर्पस की बात कर रहे हैं कि हम लोग खाते इसलिए हैं ताकि हम लोग जी पाए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में यूज किया है मे। मे के बाद अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की, जो कि है मस्ट। देखते हैं मस्ट कहाँ कहाँ पर यूज होता है। मस्ट हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी एक्सेट्रा। दोस्तों कंपल्शन का मतलब होता है अ फोर्स दैट मेक्स यू डू समथिंग, यानी कि जब हमें ये सारी चीजें एक्सप्रेस करनी होती है तब भी हम लोग यूज करते हैं मस्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है यू मस्ट रीच होम एट वंस, कंपल्शन। यहाँ पर हमें एक फोर्स, क्या फोर्स, जैसे एग्जाम्पल मम्मी का फोन आ गया कि तुम अभी की अभी घर आओ, मस्ट रीच होम एट वंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया मस्ट। मस्ट का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, नेसेसिटी। यहाँ पर ये सेंटेंस एक नेसेसिटी की बात कर रहा है कि एक सर्वेंट अपने मास्टर को मस्ट ओबे करे, माने, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ओबे से पहले यूज किया मस्ट। और दोस्तों इसी के साथ मस्ट यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ और मॉडल के यूज के बारे में बात करी, जिसमें हमने शुड, कैन, कुड, मस्ट, इन सारे मॉडल के बारे में पढ़ा कि इनको कहाँ पर कब कैसे यूज किया जाता है। इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का दूसरा भाग देख रहे हैं। यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का प्रसंग जानेंगे। इसके बाद हम पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे और फादर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे।
जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि यह पाठ जो है वो फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर आधारित है। ये एक संस्मरण है। स्मरण का मतलब होता है याद और संस्मरण का मतलब होता है यादों का संकलन। तो ये जो लेख है वो पूरी तरह यादों का संकलन है, लेखक की यादों का संकलन है और ये यादें हैं फादर कामिल बुल्के से संबंधित। तो वहां पर लेखक फादर के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा है और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फादर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद लेखक को कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि लेखक जो है वो फादर की बहुत ही करीबी में से था। तो फादर की उपस्थिति हमने अब तक जाना कि लेखक को कैसी लगती थी। फादर की उपस्थिति लेखक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, किंतु फादर का जाना लेखक के लिए बहुत ही दुखदाई है। आज हम फादर के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि फादर का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावशाली था और जानेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कर्म भूमि और उनका लगाव किन किन चीजों से था, यानी उनकी हॉबीज क्या थी। आइए जानते हैं इस वीडियो को देखकर और आगे के पाठ को पढ़कर। पाठ पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आवेश का अर्थ होता है जोश और लबालब का अर्थ होता है भरा हुआ, पूरी तरह भरा हुआ। आइए जानते हैं। अब लेखक कहता है कहां से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूं। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। अब यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहा है कि फादर का जो व्यक्तित्व है बहुत ही उत्साही है। वह जब भी कोई विशेष ग्रंथ पढ़ लेते तो उस पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उत्सुक रहते। वे कभी क्रोध में नहीं रहते, हमेशा आवेश में रहते, जोश में रहते, उत्साह में रहते और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। उनमें बहुत ही ममता थी। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि जो फादर है वो बहुत ही क्रोधहीन है, उन्हें क्रोध बहुत कम आता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे वो। इंजीनियर एक बहुत ही लोकप्रिय पेशा होता है। इंजीनियरिंग को बहुत ही ज्यादा लाभकारी पेशा माना जाता है, पर उसके अंतिम वर्ष में यानी फाइनल ईयर में पहुंच करके पता नहीं क्यों उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई। जबकि उनका घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे, पर फिर भी वो सन्यासी बनना चाहते थे। अब लेखक को इस पर आश्चर्य होता है। आश्चर्यवश लेखक उनसे कुछ सवाल पूछता है, पर उन सवालों को और जवाबों को जानने से पहले आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। जन्मभूमि का अर्थ होता है वह स्थान जहां जन्म हुआ हो और स्मृति का अर्थ होता है याद। व्यवसायी यानी बिजनेसमैन। आइए जानते हैं इस गद्यांश में लेखक क्या कुछ बात करता है फादर कामिल बुल्के से। लेखक कहता है आपको अपने देश की याद नहीं आती? तो फादर कहते हैं मेरा देश तो अब भारत है। फिर लेखक जवाब देता है मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। तो फादर कहते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। अब ये रैम्स चैपल जो है वो एक जगह का नाम है जो बेल्जियम में है। तो लेखक कहता है घर में किसकी याद आती है? तो फादर कहते हैं कि माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। अब यहाँ पर लेखक और फादर के बीच में जो वार्तालाप हुआ उससे हमें पता चलता है कि जो लेखक है वो फादर को एक विदेशी के नजरिए से देखता है, पर जो फादर है वो इस देश को अपना चुके थे पूरी तरीके से। इसीलिए लेखक को आश्चर्य होता है कि वो जो अपना देश है वो भारत को मानते हैं, पर फादर को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि वह भारत को पूरी तरह अपना चुके हैं। आगे फादर के परिवार के बारे में चर्चा होती है। बताते हैं कि वह अपनी माँ को बहुत याद करते हैं और माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे।
जैसे कि जब कोई विशेष चीज हमें अपने परिवार में मिल जाती है ना, उदाहरण के लिए जैसे आपके पिताजी आपके लिए कोई विशेष खिलौना लाए, तो आप उस खिलौने को आप अपने मित्रों को दिखाएंगे। वैसे ही फादर भी अपने मित्रों से उस चिट्ठी को, जो उनकी माँ की चिट्ठी होती थी, उसे शेयर करते थे, उन्हें दिखाते थे, साझा करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, यानी उनके वो 3 भाई थे और एक बहन थी। तो 3 भाइयों में जो एक भाई था वो रैम्स चैपल में ही पादरी बन गया था, और जो दूसरा भाई था उसकी शादी हो गई थी, उसका परिवार है, और तीसरा भाई जो वो फादर खुद हैं, वो पादरी बनकर भारत आ गए। आगे बताता है कि बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा गया था, यानी जो उनका पारिवारिक स्नेह था, यानी वो पारिवारिक प्रेम से भी बंधे हुए थे, उनमें परिवार के लिए भाव भी थे। साधु थे तो पूरी तरह ऐसा नहीं था कि देश परिवार घर को भूल गए हों, नहीं, उन्हें बहुत ही ज्यादा स्नेह था अपने परिवार से, और उसकी वो चिंता भी करते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अब यहाँ पर वो बताता है लेखक कि किस प्रकार फादर का व्यक्तित्व उभरता है कि वह अपना संबंध कभी किसी से नहीं तोड़ते थे, वह रिश्ते बनाते थे और उन रिश्तों को निभाते थे। आगे के पाठ में कुछ यूं होता है। फादर कहते हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूं। आगे लेखक पूछता है, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो फादर कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। आगे फादर बताते हैं कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, तो यह सिद्ध हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि फादर की भारत आने की जो इच्छा थी वो कितनी प्रबल थी। जब ईसाई धर्म में पादरी बनते हैं तो सन्यास जब लेते हैं तो सन्यास लेते समय एक शर्त रखी जाती, उस शर्त को पूरा किया जाता है। तो फादर ने शर्त रखी कि वो भारत जाएंगे। अब लेखक पूछता है कि भारत जाने की इच्छा क्यों उठी? तो फादर बताते हैं कि नहीं जानता, बस मन में था, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संध में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब यहाँ पर देखिए, ना तो सन्यास लेने की वजह स्पष्ट है, किंतु भारत से प्रेम है और ईश्वरीय उनको पुकार है, इसीलिए वो सन्यास लेना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति से उन्हें प्रेम है, इसलिए वो भारत आना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने उनका जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। आइए आगे जानते हैं क्या होता है। आगे जीवन वृत्त में कुछ ऐसा होता है कि जो फादर है वो कलकत्ता यानी कोलकाता जिसे कहा जाता है से BA करते हैं और इलाहाबाद से MA। फिर लेखक कहता है कि उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया राम कथा उत्पत्ति और विकास। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फादर के जीवन वृत्त में भारतीय संस्कृति किस प्रकार जुड़ी हुई है और किस प्रकार उनका प्रेम जो है भारतीय संस्कृति से जुड़कर भारतीय साहित्य के प्रति उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें आकर्षित करता है। लेखक बताता है कि परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल नाम की एक पत्रिका थी, उसमें एक अध्याय में जो राम कथा उत्पत्ति और विकास है उसके अध्याय जो है शामिल किए गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया है नीलपंछी के नाम से। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए। अब देखिए, विदेशी व्यक्ति हिंदी और संस्कृत के प्रति इतना स्नेह दिखा रहा है कि उसे हिंदी के विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया गया है, सारी बागडोर उसके हाथ में है। तो यहाँ पर देखेंगे आप फादर की कार्य और उपलब्धि। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश यहाँ तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़ गए, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और
73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अब यहाँ पर लेखक बताता है कि किस प्रकार 47 वर्ष उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय जो है वो भारत में रहकर बिताया। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फादर का व्यक्तित्व कैसा था और लेखक ने कौन कौन सी बातों का उल्लेख अपने संस्मरणात्मक लेख में किया है वो हमने जाना, और फादर ने जो हिंदी के लिए कार्य किया है, जो हिंदी के प्रति उनका प्रेम है, वो हमने इस वीडियो में देखा। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप घर से शेष पाठ को पढ़कर आएं ताकि अगला वीडियो देखने में आपको सुविधा हो, आसानी हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 4। पिछली वीडियोस में हमने सीखा सांतत्य क्या होता है, एक फलन कब संतत कहलाता है, अवकलनीयता क्या होती है और संतत फलनों के बीजगणित के बारे में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम और अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले विषय के साथ। यदि आपके सामने एक फलन इस प्रकार परिभाषित हो, f of x is equal to 2x जमा 1 की घात 3 या फिर 2x plus 1 raised to the power 3, और आपको इसका अवकलज याद करना हो, d by dx of f of x is equal to d by dx of 2x plus 1 raised to the power 3k या फिर 2x जमा 1 की घात 3 का अवकलज निकालना है। तो इसके दो उपाय हैं। सबसे पहले आप द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, 2x plus 1 raised to the power 3 या फिर 2x जमा 1 की घात 3 को आप 8x घन जमा 12x वर्ग जमा 6x जमा 1। अब आप आसानी से इसका अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब ये 2x जमा 1 की घात 3 था, इसको आपने छोटे छोटे पदों में तोड़ दिया है, जिसको जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 24x का वर्ग जमा 24x जमा 6। और ये हुआ कैसे, ऐसे 8x क्यूब या 8x घन जो है, इसको अवकलज प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होगा 24x स्क्वायर। 12x वर्ग का अवकलज हो जाएगा 24x और 6x का अवकलज हो जाएगा 6। और यदि आप इसको और सिंपल रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा 6, आप इसमें कॉमन ले लीजिए और 2x plus 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसकी एक और विधि होती है, आइए देखते हैं कैसे। वो होगी विधि संयुक्त फलन की। अब f of x को आप लिख लीजिए h कॉम्पोजिशन g of x, यानी यहाँ पर g of x परिभाषित है 2x जमा 1 और hx परिभाषित है x क्यूब के रूप में। आइए सीखते हैं कैसे। आपने अपनी कक्षा 12वीं में एक पहला पाठ पढ़ा होगा, संबंध एवं फलन। उसमें आपने ये h of g, f of g इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं इसका उपयोग कैसे करेंगे। हम इसका उपयोग ऐसे करेंगे कि मान लीजिए t बराबर हो रहा है g of x के, जो कि है 2x जमा 1, और f of x परिभाषित है h of t के, जो कि है t का क्यूब। तो इसको आप कैसे हल करेंगे कि d by dx जो है वो f of x आ जाए 6 into 2x plus 1 के होल स्क्वायर के। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 into 2x plus 1 का जो स्क्वायर था उसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2x जमा 1 का वर्ग गुना 2। कुछ नहीं किया है, ऊपर जो 6 लिखा था उसको 3 गुना 2 कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर गुना 2। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमने ये माना था कि t बराबर है 2x plus 1 के।
अब मैं इसको लिख सकती हूँ dh बाई dt इंटू dt बाई dx। पर ऐसे कैसे? ऐसे क्योंकि ht जो है वो t क्यूब है या t का घन है, तो जब आप उसका अवकलज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 3t का वर्ग, जैसा कि ऊपर समीकरण में दिया गया है। और t का मान है 2x प्लस 1, तो जब आप dt बाई dx निकालेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। और ये जो आपको परिणाम में प्राप्त हुआ कि d बाई dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू dh बाई dt गुना dt बाई dx, इसको हम श्रृंखला नियम कहते हैं। आइए इस श्रृंखला नियम को विस्तार में पढ़ते हैं। प्रमेय 4 श्रृंखला नियम में कहा गया है कि मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है जो u तथा v दो फलनों का संयोजन है, अर्थात f, v और u का संयोजन है। मान लीजिए कि t बराबर है ux के और यदि dt बाई dx तथा dv बाई dt दोनों का ही अस्तित्व होता है तो df बटे dx बराबर होता है dv बटे dt गुना dt बटे dx के। ये हमारा श्रृंखला नियम है। इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है tan 2x प्लस 3 का अवकलज ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि इसमें श्रृंखला नियम का उपयोग कैसे होगा। मान लीजिए कि fx जो है वो हमारा tan 2x प्लस 3 है। अब ऐसा मान लीजिए कि ux जो है वो 2x प्लस 3 है और vt जो है वो tan t है। तो जब आप इन दोनों का संयोजन लेंगे तो हो जाएगा v इंटू u ऑफ x या फिर v गुना u ऑफ x। तो v के साथ यहाँ पे जो ux दे रखा है उसकी जगह आप ux का मान डाल दीजिए, हो जाएगा 2x प्लस 3। और यहाँ पर tan t था vt, तो v 2x प्लस 3 क्या होगा? tan 2x प्लस 3, जो कि हो गया हमारा fx। यानी fx को हम v और u दो फलनों के संयोजन के रूप में लिख सकते हैं। अब इस प्रकार f जो है वो दो फलनों का संयोजन कहलाया। अब यदि t बराबर हो जाए ux बराबर 2x प्लस 3 के, तब यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रश्न को हल कर पाएंगे कि dv बटे dt जो कि tan t था vt, वो हो जाएगा sec स्क्वायर t, और यहाँ पर dt बाई dx जो है वो 2 आ जाएगा क्योंकि t बराबर है ux बराबर 2x प्लस 3 के। तो श्रृंखला नियम द्वारा df बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dt बाई dx, या फिर हम कह सकते हैं df बटे dx बराबर dv बटे dt गुना dt बटे dx, जो कि हो जाएगा 2 जो कि dt बाई dx था वो गुना हो जाएगा sec स्क्वायर t के साथ, और हमें पता है कि t का मान था 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलज। उदाहरण की सहायता से इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। यदि x माइनस वाई बराबर पाई हो तो dy बटे dx ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। जो ये x माइनस वाई बराबर पाई है, मैं इसमें पाई को यदि वाम पक्ष में ले जाऊं और y जो माइनस के साथ है उसको दाएं पक्ष में ले जाऊं तो हो जाएगा x माइनस पाई बराबर y। और इसको हम उसका क्रम में परिवर्तन लाके ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर x माइनस पाई, तो dy बाई dx जो है वो 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि y बराबर है x माइनस पाई के, जहां पर पाई एक अचर फलन है। जब आप उसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा और dx बाई dx जो है वो 1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि dy बाई dx बराबर हो गया 1 के। लेकिन इसी उदाहरण की एक वैकल्पिक विधि है। कैसे? आप बाएं पक्ष को वहीं अवकलज कर लीजिए और दाएं पक्ष का अवकलज दाएं पक्ष में कर लीजिए। तो जब आप d बटे dx निकालेंगे x माइनस वाई का, वो बराबर होगा d पाई बाय dx या फिर d पाई बटे dx के। अब पाई एक अचर मान है, हो गया 0 उसका अवकलज। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे d बाई dx x माइनस वाई बराबर हो गया 0 के। तो मतलब आप इन दोनों का जो अवकलज करेंगे उसका अंतर आ रहा है 0। तो ये आपस में हो गए बराबर।
अब dx बटे dx होता है 1, इसलिए dy बाई dx बराबर हुआ dx बटे dx के, जो कि बराबर हो गया 1 के। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा संयुक्त फलनों के अवकलज के बारे में, उससे परिणाम में हमने सीखा श्रृंखला नियम क्या होता है, और फिर हमने जाना कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। घर जाइए प्रश्नावली 13.2 में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का छठा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन को। इसके बाद जानेंगे लेंस मेकर सूत्र, जिसके बाद देखेंगे लेंस की क्षमता और अंत में संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को पहले विषय अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन से। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दर्पण के जैसे ही लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अभिसारी और अपसारी लेंस। और पिछले वीडियो में हम अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस से होने वाले अपवर्तन को समझ चुके हैं। इस भाग में हम अपसारी यानी कि अवतल लेंस से होने वाले अपवर्तन को समझेंगे और जानेंगे इस लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति और गुणों को। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसी वस्तु को लेंस के सामने अनंत दूरी पर मान लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रतिबिंब लेंस के सामने फोकस पर ही बनता है और लेंस के सामने की ओर बनने की वजह से ये प्रतिबिंब आभासी और साथ ही साथ सीधा होता है और इसका आकार बहुत ही छोटा यानी बिंदु आकार का होता है। दूसरी परिस्थिति में हम मान लेते हैं कि हमने वस्तु को लेंस के पास ही कहीं रख दिया। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है और प्रतिबिंब लेंस के सामने बनने की वजह से आभासी और सीधा होता है और इसका आकार वस्तु से छोटा होता है। आइए अब समझते हैं दूसरे विषय लेंस मेकर सूत्र को। दोस्तों, अगर हम एक लेंस को देखें तो इसमें हमें दो गोलीय पृष्ठ दिखाई देते हैं, जिसमें दोनों ही पृष्ठों की कुछ वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी होती है। आइए इस लेंस से बनने वाले किसी एक प्रतिबिंब को देखते हैं। तो मान लीजिए कि इस लेंस के कांच का अपवर्तनांक n2 है, जबकि आसपास में उपस्थित वायु का अपवर्तनांक n1 है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए हम लिख सकते हैं n2 बटे v घटा n1 बटे u बराबर n2 घटा n1 बटे r। तो अगर हम पहले पृष्ठ के लिए देखें तो इस सतह से बनने वाला प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जो इस सतह से v डैश दूरी पर है। तो इस सतह के लिए हम लिख सकते हैं
N2 बटे V डैश घटा N1 बटे U बराबर N2 घटा N1 बटे R1। अब दोस्तों, लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए यह प्रतिबिंब एक वस्तु के जैसे कार्य करता है, यानी कि दूसरी सतह के लिए वस्तु की सतह से दूरी होगी V डैश, जो अपवर्तित होकर I पर इसका प्रतिबिंब बनाती है, जो लेंस के पृष्ठ से V दूरी पर है। तो इस दूसरी सतह से होने वाले अपवर्तन के लिए हम लिख सकते हैं N1 बटे V घटा N2 बटे V डैश बराबर N1 घटा N2 बटे R2। अब इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो आता है N2 बटे V डैश घटा N1 बटे U जमा N1 बटे V घटा N2 बटे V डैश, जो बराबर होता है N2 घटा N1 बटे R1 जमा N1 घटा N2 बटे R2। और बाईं ओर से N2 बटे V डैश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में ही उपस्थित है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, जिससे हमारे पास बचता है N1 बटे V घटा N1 बटे U बराबर N2 घटा N1 बटे R1 जमा N1 घटा N2 बटे R2। या इसे लिख सकते हैं N1 बटे V घटा N1 बटे U बराबर N2 घटा N1 बटे R1 घटा N2 घटा N1 बटे R2। तो दोस्तों, बाईं ओर से N1 कॉमन निकालने पर और दाईं ओर से N2 घटा N1 कॉमन निकालने पर समीकरण बन जाती है N1 ब्रैकेट 1 बटे V घटा 1 बटे U बराबर N2 घटा N1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2। अब बाईं ओर से N1 को अगर दाईं ओर लेकर जाया जाए तो ये जाता है हर में, जिससे अब ये समीकरण बन जाएगी 1 बटे V घटा 1 बटे U बराबर N2 बटे N1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2। या इसे लिख सकते हैं 1 बटे V घटा 1 बटे U बराबर N2 बटे N1 घटा 1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2। अब दोस्तों, जैसा कि हम लेंस समीकरण से जानते हैं कि 1 बटे V घटा 1 बटे U 1 बटे F के बराबर होता है, जिससे ऊपर वाली समीकरण को हम लिख सकते हैं 1 बटे F बराबर N2 बटे N1 घटा 1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2। आइए अब बात करते हैं लेंस की क्षमता की। तो दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता एक लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण की कोटि कहलाती है, और इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे D से दर्शाया जाता है। दोस्तों, लेंस की क्षमता P लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, जिसमें फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम विषय संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन की ओर, जिसमें अगर हम किन्हीं दो लेंसों को एक साथ रखें तो उनके संयोजन की वजह से उनकी फोकस दूरी में बदलाव आता है। और अब इस संयोजन की कुल फोकस दूरी होती है 1 बटे F बराबर 1 बटे F1 जमा 1 बटे F2, जबकि इस संयोजन की क्षमता P इन लेंसों की पृथक क्षमता के योग के बराबर होती है, यानी कि P बराबर P1 जमा P2। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारे आज के वीडियो को, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज की इस वीडियो में हमने समझा अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन को,
जिसके बाद हमने जाना लेंस मेकर सूत्र, जो होता है 1/f बराबर n2/n1 घटा 1 ब्रैकेट 1/r1 घटा 1/r2, और जिसे किसी निश्चित फोकस दूरी के लेंस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जिसके बाद समझा लेंस की क्षमता को, जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। और अंत में हमने देखा संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन को। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का 7वां भाग समझेंगे, और इस भाग में हम समझेंगे प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन को। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कांच का त्रिभुजाकार प्रिज्म देखने में कुछ ऐसा होता है। इसका ऊपर और नीचे का तल एक त्रिभुज और बाकी सारे पृष्ठ आयताकार होते हैं, जिसमें से एक आयताकार पृष्ठ को धुंधला कर दिया जाता है, और इसी धुंधले पृष्ठ के विपरीत कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। जब प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरता है तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और बाकी सारा भाग अपवर्तित होने के साथ साथ इसके 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। खैर, हम यहाँ पर प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन को और अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। अब इसके किसी एक पृष्ठ पर हम मान लेते हैं कोई एक प्रकाशिक किरण आपतित होती है, लेकिन जैसे ही ये प्रकाशिक किरण इस कांच के पृष्ठ से टकराती है तो अपवर्तन के नियमों के अनुसार माध्यम में बदलाव होने की वजह से ये इस बिंदु पर बने अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे I से लिखा जाता है, जबकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, और जिसे R से लिखा जाता है। अब ये प्रकाशिक किरण आगे जाकर दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती है, और यहाँ भी माध्यम में बदलाव होने की वजह से ये किरण इस बिंदु पर बने अभिलंब से दूर चली जाती है, और अभिलंब और इस निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं, जिसे E से दर्शाया जाता है। दोस्तों, अगर हम इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये बढ़ाई गई आपतित किरण को प्रतिच्छेद करती है, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है, जिसे D या डेल्टा से दर्शाया जाता है। दोस्तों, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले इस कोण डेल्टा और प्रिज्म कोण सिग्मा और आपतन कोण I के बीच एक संबंध होता है, जिसे कुछ ऐसे लिखा जाता है I बराबर सिग्मा जमा डेल्टा बटे 2, जबकि अपवर्तन कोण R प्रिज्म कोण सिग्मा का आधा होता है। तो दोस्तों, स्नेल के नियम के अनुसार साइन I बटे साइन R
इस प्रिज्म के कांच के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होना चाहिए। तो अब इस सूत्र में हम I और R का मान रखें तो अपवर्तनांक म्यू आता है साइन ब्रैकेट सिग्मा जमा डेल्टा बटे 2 बटे साइन सिग्मा बटे 2। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा भी था, अपवर्तित किरण अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है और कौन सा रंग सबसे ज्यादा या सबसे कम विचलित होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कॉची समीकरण को, जिसके अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य उतना ही कम अपवर्तनांक। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य नीले रंग की तरंग दैर्घ्य से ज्यादा होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि लाल रंग का अपवर्तनांक नीले रंग के अपवर्तनांक से कम होता है। और जैसा कि हमने अभी देखा था कि अपवर्तनांक विचलन कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा विचलन कोण। इसका मतलब लाल रंग का विचलन कोण नीले रंग के विचलन कोण से छोटा होता है और इसीलिए प्रिज्म से अपवर्तन के बाद बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, जबकि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। और दोस्तों, अगर हम किसी प्रिज्म जिसमें से ये सभी रंगों का प्रकाश आता है उसके सामने एक और प्रिज्म उल्टी अवस्था में रखें तो ये सभी रंग फिर से एकत्रित हो जाते हैं और उल्टे प्रिज्म से हमें श्वेत प्रकाश आता दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के वीडियो में समझाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। तो आइए जानते हैं कि हमारे आज के वीडियो में हमने क्या समझा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन को सीखा, जिससे हम प्रिज्म का अपवर्तनांक प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र म्यू बराबर साइन ब्रैकेट सिग्मा जमा डेल्टा बटे 2 बटे साइन सिग्मा बटे 2 का उपयोग कर। अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश के परिक्षेपण को और जानेंगे सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं को। तब तक के लिए गुड बाय। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10 में इंग्लिश के चैप्टर मॉडल्स को पढ़ा और ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही हम हिंदी के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम गणित के अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया और अंत में कक्षा 12 में ही हम फिजिक्स के चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।